नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जरा सा झूम लूं मैं। इस उदास दौर में ये ख्वाहिश कितनी मुश्किल और महंगी है, ये तब पता चलता है जब कोई देश कोविड-19 से लड़ रहा हो और उसे एक लंबे समय की लड़ाई के बाद काबू में पा लिया हो। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, लेबर पार्टी की नेता, 39 साल की इस नेता ने जब अपने देश को बताया कि न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं बचा है, तो इस मौके पर उन्होंने जरा सा झूम लेने का मन बनाया और थोड़ा सा डांस कर लिया। ये कामयाबी न्यूजीलैंड ने थाली बजाकर हासिल नहीं की, बल्कि अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारा और जनता के साथ बेहतर संवाद कायम किया। अब वहां पर लेवल 4 की पाबंदी को घटाकर लेवल 1 की पाबंदी पर ले आया गया है, यानी देह से दूरी की बंदिशें समाप्त हो गई हैं। यानी अमर, अकबर, एंथनी ये तीनों एक जगह जमा हो सकते हैं। जरूर सीमाओं को नहीं खोला गया है। न्यूजीलैंड में कोविड-19 से अब तक 22 लोगों की ही मौत हुई है। 1500 से ज्यादा केस थे, 1504, जिनमें से 1482 ठीक होकर घर जा चुके हैं और 2 हफ्ते से कोई भी नया केस नहीं आया है। 8 जून की मध्य रात्रि को न्यूजीलैंड में ऐलान किया गया कि अब उनका देश लेवल 1 की बंदिशों पर, प्रतिबंधों पर पहुंचता है, यानी कि जनजीवन सामान्य किया जाता है। बसेस की वेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में 2 मीटर की दूरी बना के रखी हुई है। तो अब न्यूजीलैंड ऐसा दिखने लगा है। जिंदगी पटरी पर फिर से दौड़ती हुई, नाइट क्लब पूरी तरह खुल गया है, रातें फिर से जवान होने लगी हैं, रेस्तरां में पाबंदियां हटा ली गई हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम इतना दुरुस्त हो चुका है कि सरकार को भी भरोसा है कि अगर कोई केस आ भी गया तो ढूंढ लिया जाएगा कि किस किस से आया है। 6 जून को न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन अपनी कामयाबी के जोश में भी होश में रहीं। कहती हैं कि दुनिया अभी भी कोरोना की चपेट में है, तो हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे केस फिर से आ सकते हैं। लेकिन लेवल 1 पर हम जा रहे हैं, ये गर्व करने की बात है। अब इसका लाभ उठाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लग जाना चाहिए। 28 फरवरी को न्यूजीलैंड में पहला केस आया था। हेल्थ डायरेक्टर जनरल एशले ब्लूमफील्ड ने कहा कि वो तारीख हमारे मुल्क के सफर में एक अहम मोड़ है। आपके स्क्रीन पर न्यूजीलैंड के शहरों की तस्वीरें दौड़ती भागती नजर आ रही हैं। आप यही समझ रहे होंगे कि इस मुल्क की आबादी ही कितनी है। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करना संभव रहा होगा। तो हुजूर एक बात बताइए, दिल्ली के पास में है गुरुग्राम, 30 लाख की आबादी है। इस एक जिले में तो न्यूजीलैंड जैसी कामयाबी हासिल की ही जा सकती है, क्योंकि वहां तालाबंदी के 80 दिनों के बाद भी सबसे तेजी से केस बढ़ ही रहे हैं। न्यूजीलैंड की कामयाबी इतनी भी मामूली नहीं कि आप आबादी के नाम पर किनारे कर दें। न ही वहां थाली बजाने का हुक्म हुआ और जनता सब भुला भी चुकी है। इस वक्त भी वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन कहती हैं कि बीमार हैं तो घर पर रहें, हाथ साफ रखें, बुखार हो तो कोविड-19 के टेस्ट कराएं, आप कहां कहां जा रहे हैं उसका हिसाब रखें, दूसरे का ख्याल रखें और किसी भी लेवल की चेतावनी के लिए तैयार भी रहें। न्यूजीलैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने बहुत साथ दिया। लोगों ने हर एक रूल जो गवर्नमेंट ने बताए थे वो सारे रूल्स फॉलो करे। जैसे जैसे लेवल नीचे आता गया, लोग तभी घरों से बाहर निकलने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है। एंड उसके बाद मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। यहाँ पे मोस्टली सारी कंपनीज, IT कंपनीज जो भी हैं वो सारी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट जो भी फंक्शंस हैं, फ्यूनरल्स हैं, मैरिजेस हैं, रिलीजियस फंक्शंस हैं, वो सारे
लिमिट में थे, बट अब जैसे ही इस लास्ट मंडे से लेवल 1 आ चुका है तो अब सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी पैकेज 2 भी अनाउंस किया है अभी फिलहाल। अगर बिजनेस कोई 40% डाउन जा रहा है उसकी जो इनकम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन, तो उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी 8 वीक एक्सटेंडेड सब्सिडी तो के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के प्रसार पर शुरू से ही अपनी पकड़ को बनाए रखा। 28 फरवरी से 15 मार्च तक यहां मात्र 8 केस आए। 22 मई तक कुल संक्रमण की संख्या 1504 हो गई और उसके बाद रफ्तार थमने लगी। 30 मई तक एक्टिव केस 1 हो गया, सिर्फ 1। 8 जून को एक्टिव केस की संख्या 0, जब आखिरी मरीज ठीक होकर घर चला गया। 22 मई के बाद न्यूजीलैंड में केस बढ़ा ही नहीं, यानी एक भी केस नहीं आया है। 28 मई को अंतिम बार वहां पर एक शख्स की मौत हुई। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का बिजनेस सेंटर, भीड़ भाड़ वाला शहर। रात के वक्त की इस तस्वीर में उतनी भीड़ भाड़ नहीं दिखती, लेकिन दिन के वक्त यहां दिल्ली की तरह ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड में संक्रमण का खतरा नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के निवासी अपनी सतर्कता के परिणाम का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे पहले क्राइस्टचर्च बिजनेस सेंटर हुआ करता था, लेकिन भूकंप में तबाह होने के बाद ऑकलैंड को नया सेंटर बनाया गया। इस शहर में 30 से 40% आबादी रहती है। यहां सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। जेसिंडा आर्डन ने 3 साल के अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया है। ज्वालामुखी फटने और क्राइस्टचर्च की मस्जिद में जब गोली चली थी, तब उन्होंने काफी बेहतर तरीके से अपने देश को संभाला। यही नहीं, कोविड-19 के बीच में उन्हें बजट भी पेश करने का मौका मिला और नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रहीं और फेसबुक लाइव के जरिए जनता से बात करती रही। एक तरफा भाषण नहीं दिया, बल्कि सवालों के जवाब भी देती रही। भारत में जिस दिन तालाबंदी हुई, उसके एक दिन बाद यानी 25 मार्च को न्यूजीलैंड ने तालाबंदी की। बिजनेस, स्कूल, दफ्तर सब बंद कर दिए गए। कदम काफी सख्त थे, मगर परिणाम अब सुखद रहे हैं। भारत में भी टीम इंडिया की बात हुई, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि उस टीम का क्या हाल है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हमेशा पूरे देश को 50 लाख की टीम कहकर संबोधित करती रहीं। न्यूजीलैंड ने तालाबंदी हटाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि लंबा इंतजार किया। 2 हफ्ते तक जब कोई केस नहीं आया, तब जाकर यह ऐलान किया गया कि न्यूजीलैंड में कोई केस नहीं है। इसके पहले एलईडी स्क्रीन लगाकर कोई चुनावी रैली नहीं की गई। टेस्टिंग रेट कितना हाई है न्यूजीलैंड के अंदर? 166 पर पॉजिटिव केस टेस्ट हुए हैं। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया में किसी और देश से, तो ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मतलब ये है कि जैसे भी कहीं कोई जाता है, कोई आता है, सब अपना रिकॉर्ड खुद रख रहे थे और जहाँ भी जा रहे थे वहाँ अपना नाम, एड्रेस, अपनी डिटेल्स सब लोग लिख रहे थे, ताकि अगर कल कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो वो उन लोगों तक पहुँच सके जो उस जगह पे आए हैं और उनको आइसोलेट कर सकें। न्यूजीलैंड ने QR कोड के जरिए यह व्यवस्था बना दी है कि आप जिस भी इमारत में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, आपको भी वो बार कोड स्कैन करना होगा। और इससे होगा क्या कि आपके हर जगह जाने का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा और फिर अगर आप संक्रमित होते हैं तो पता चलेगा कि आपके संपर्क में कौन कौन आया, आपको किससे हो सकता है और आपके कारण किस किस को हो सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या यहां प्राइवेसी का मामला नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप ये सिस्टम विश्वसनीय तरीके से बनाते हैं, इसके कानून कायदे विश्वसनीय तरीके से बनाते हैं, इसमें जनता की भी भूमिका हो, पारदर्शी हो, तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी जानकारियों को छुपा लें और सिर्फ आदेश दे दें,
उसके दम पर यह व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं, जो कि आप नहीं बना पाए। तो क्यूआर कोड के जरिए न्यूजीलैंड ने यह लड़ाई जीती है। एक और देश है, 10,000 लोगों पर मात्र 8 डॉक्टर हैं, तब भी यहां पर एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वियतनाम टेक्नोलॉजी के लिए भी नहीं जाना जाता है। उम्मीद है आपको रीना चक्रवर्ती के भेजे गए इस वीडियो से वहां के जनजीवन की झलक भी मिल रही होगी। वियतनाम युद्ध के समय की कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं इस वीडियो में, लेकिन उनके बारे में बताने का अभी वक्त नहीं है। इसके बाद भी वियतनाम ने कोरोना को काबू कैसे किया? पहला केस 23 जनवरी को आया, चीन के वुहान से ही। उसी समय वहां की सरकार एक्शन में आ गई। उस दिन वियतनाम और वुहान के बीच की सारी उड़ानें रद्द कर दी गईं, सीमाएं सील कर दी गईं। 26 जनवरी को आपदा से लड़ने के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई, उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 26 जनवरी को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ इमरजेंसी की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी। इससे बड़ी चेतावनी WHO के पास नहीं थी, लेकिन नेता आपको इस तारीख की याद नहीं दिलाते। इसके एक हफ्ते बाद यानी 30 जनवरी को चीन से आने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दी गईं। 30 जनवरी को ही केरल में वुहान से पहला केस आया था। इसके 13 दिन बाद यानी भारत सरकार कह रही थी कि कोरोना से इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है, तब भारत में 81 केस हो चुके थे। भारत सरकार अहमदाबाद में ट्रंपागमन की तैयारी में लगी थी और भारत का मीडिया चरणों में लौटकर वाहवाही में। वियतनाम ने 1 फरवरी को ही राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया, यानी पहला केस आने के 7 दिनों के भीतर यह सब हो गया। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आता है और 24 फरवरी को ट्रंप की रैली से खुद को विश्व विजेता के रूप में कवरेज करवाया जाता है। उन तस्वीरों का कूटनीति में अब क्या महत्व रह गया है, आप कोरोना के बाद अलग से बहस कर सकते हैं। वियतनाम कोई बहुत अमीर देश नहीं है, लेकिन 10 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने कोरोना को काबू में पाने की यह लड़ाई मानव संसाधन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए जीती है। आपने न्यूजीलैंड और आइसलैंड के बारे में भी सुना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वियतनाम के बारे में भी आप सुनिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सरकार के खर्चे पर यहां 80,000 से अधिक लोग क्वारंटीन किए गए। यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री और सेना के बैरक ले लिए गए और वहां पर लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद बहुत देर के बाद वियतनाम ने 1 अप्रैल को आंशिक तालाबंदी की घोषणा की और 22 अप्रैल से ढील भी दी जाने लगी, यानी तालाबंदी वो भी आंशिक रूप से सिर्फ 22 दिनों तक ही इस देश में रहती है। पहले चरण में ही, उससे पहले ही इतने सख्त कदम उठाए गए, उन्हें जमीन पर इस तरह से लागू कर दिया गया कि केस की संख्या रुकती चली गई। 23 जनवरी से 13 फरवरी तक वियतनाम में सिर्फ 16 केस थे, सिर्फ 16। जरूर मार्च में दूसरा झोंका आता है और केस की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका था कि आप प्रतिबंधों को लागू करें ताकि कहीं भीड़ ना जमा हो, और तीसरा तरीका था प्रचार। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना को लेकर भारत में जागरूकता के गीत कम बने, बहुत अच्छे अच्छे गीत भारत में भी बने हैं, लेकिन हम सिर्फ गीत बनाने में ही रह गए, ताली बजाने में ही रह गए। अगर आप टिकटॉक पर जाकर देखें तो पता चलेगा कि हमारी उस जागरूकता का क्या हुआ। ज्यादातर प्रतिभाशाली नौजवान लोग अब कोरोना बीमारी को लेकर एक्टिंग करने लगे हैं, उसे मजाक में बदल चुके हैं। इससे पता चलता है कि अब वो इस बीमारी को किस रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ये बीमारी या जो तालाबंदी हुई है सिर्फ नौटंकी का या गैर जिम्मेदार होने का एक मौका है। मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं और इस तरह से पढ़ा है। देश है, एक बात यहां स्पष्ट रहना चाहिए कि आबादी कम होने से इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोरोना का संक्रमण कम होगा।
या आबादी कम होने से लड़ाई आसान हो जाती है? आबादी कम हो या ज्यादा हो, लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आपका सिस्टम कारगर हो।